नमस्कार किसान भाइयों। तो दोस्तों आज जो टॉपिक और वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। क्यों बेहतरीन रहने वाली है? आज मैं आया हूं दोस्तों वर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद के प्लांट में। आप लोगों ने दोस्तों इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं पता होगी। आज हम उसी जानकारी को जोड़ने के लिए आए हैं सिरसा के छोटे से गांव कुमथड़ा के अंदर, जो कि एलनाबाद के बिल्कुल पास में है दोस्तों। इसके बारे में जीरो से लेके आखिर तक की पूरी जानकारी हमें देंगे मिस्टर भरत जी। मैं स्वागत करूंगा मिस्टर भरत जी का। तो जी, भरत जी, नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। और दूसरा, मेरे श्रोतागणों को बताइए केंचुआ खाद के बारे में, ऑर्गेनिक खाद के बारे में, कि आपने शुरुआत कैसे की, क्या मन में आया, जो कि आप बिल्कुल सबसे हटकर इस लाइन में आए। अनिल जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका और जी, आपकी टीम का। थैंक यू सर। धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। जी। मेरा जो ये केंचुए की खेती का जो शुरुआत है, इससे पहले हमने क्या है कि मैंने काम किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के साथ मिलके। अच्छा जी। तो हमारी एक संस्था है वहाँ पे, तो उनके साथ काम कर रहे थे जैविक खेती पे और इन चीज़ों पे। तो हम्म। उसके लिए हमें सबसे जो बेस्ट खाद उस दौरान निकल के आई, वो वर्मी कंपोस्ट थी। जो आप केंचुए से तैयार करते हैं। बिल्कुल, जो केंचुए से तैयार होती है। और उस टाइम तो ये बिल्कुल था भी नहीं, तो हम कुछ बायो प्रोडक्ट पे डिपेंड भी थे, जो प्योरली बायो है, कुछ केमिकल के साथ बनते हैं। धीरे-धीरे हम प्योर ऑर्गेनिक पे आ गए। पिछले 10 से 12 साल से मैं अपना खुद का जो ऑर्गेनिक खेती करता आ रहा हूँ, उसमें बिल्कुल जहर मुक्त रखते हैं उसको, यूरिया वगैरह और ये चीज़ें नहीं डालते। शुरू-शुरू में कुछ दिक्कत आती है क्योंकि उस टाइम पे ये वर्मी कंपोस्ट का इतना चलन नहीं था और पता भी नहीं था। अगर मैं आपसे बात करूं ये अपनी ऑर्गेनिक खेती के बारे में, केंचुए के बारे में, जी। तो स्टार्टिंग से बताइए कि जो केंचुआ है वो आप कौन सी प्रजाति का यूज करते हैं, कितने इसके लिए जमीन चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ताकि जो हमारे श्रोता है उनको पता चले कि वो कौन लोग हैं जो इसको कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। इसको जी कोई भी कर सकते हैं। अब तो शहरों में लोग छतों पे और छोटी जो किचन गार्डन वगैरह है उसमें भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को, और खुद वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं लोग। इसके लिए अगर इसको थोड़ा बड़ा स्केल पे करना है, किसान चाहता है कि मेरे खाद खुद की हो और मेरा बीज खुद का हो, जी। तो उसके लिए उसको खेत में कम से कम 1 कनाल यानी कि 20 मरला जगह चाहिए, जिसमें ये प्लांट लग जाता है। कितने और बेड लगते हैं एक कनाल में? ये 25 बेड लगते हैं जी। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 30 बाई 3 का है। यानी कि 3 बाई 30 का अपना 25 बेड अपना 25 एक बेड कनाल एक में कनाल लगे। में उनको लगते हैं। और 2 इसमें जो मुख्य ज़रूरतें रहती हैं, एक तो गोबर और हम्म। दूसरा केंचुआ। ओके, केंचुआ आप कौन सी प्रजाति, क्योंकि मैंने पढ़ा भी था कि कम से कम भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 4500 प्रजाति केंचुए की पाई जाती है। तो आप कौन सी प्रजाति यूज करते हो? ये 4500 से भी ज़्यादा हैं जी, 6000 के लगभग किस्में हैं अच्छा। ऑल ओवर वर्ल्ड में। हम्म। और उनमें जो मैक्सिमम है वो मिट्टी खाने वाली प्रजाति है। हम्म। इसमें 15 किस्में लगभग हैं जो ये गली सड़ी चीज़ें और गोबर वगैरह खाती हैं। हम्म। और इसमें जो सबसे बेस्ट अगर किस्म कहें, जो कि हर टेम्परेचर में, हर हम्म। माहौल में अपने आप को सर्वाइव करवाती है, तो वो आइसिनिया फिटिडा नाम से है, लाल प्रजाति का केंचुआ होता है, वही हम्म। हम यूज़ करते हैं। ओके। तो मैं एक बार आपको लेके चलूंगा दोस्तों प्लांट के ऊपर, कि एक बार खाद दिखाता हूँ कि कैसे खाद तैयार की जाती है। ये इनको पराली से ढका जाता है जी, क्योंकि ये रोशनी पसंद नहीं करते। ओके। इसमें इसको मैं कई जगह देखे हैं भरत जी, जो आपने जैसे पराली ढकी हुई है, कई जी जगह जो हम बोरी का इस्तेमाल करते हैं वो भी ढकते हैं, पन्नी का भी इस्तेमाल है, जो अपनी ग्रीन पन्नी जिसको हम बोलते हैं, जी, उसका भी यूज किया जाता है। इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों ऑप्शन है, अपनी अपनी जगह सभी अच्छे से काम करते हैं। हम्म। लेकिन इसमें जो ये मौसम के और हालात के हिसाब से है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी है, कॉस्ट के डिपेंड क्योंकि करता है। ये नेचुरल तरीका है हम्म। जिसको हम यूज़ करते हैं। ये डिकम्पोज होके इसी में चली जाती है और इसको फिर से केंचुए खा जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो जूट वाली है, एक तो वो कॉस्टली पड़ती है। हाँ। जूट में आपको हर 3 महीने 4 महीने बाद वो पूरी तरह गल जाती है, हम्म। फिर से यूज़ करनी पड़ती है। और दूसरा, उसमें से रोशनी और हवा का जो जो प्रभाव है, रोशनी का तो ठीक रहता है, लेकिन उसमें से वेंटिलेशन सही नहीं रहती, हम्म। तो केंचुओं को वो दिक्कत आती है, तो वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते। हम्म। और अगर हम सर्दियों की बात करें, गर्मियों में भी बात करें, तो भी उनको वेंटिलेशन चाहिए,
तो ये खाली हमने दोनों चीजें हैं इसमें, पराली अच्छे से काम करती हैं। बाकी अवेलेबिलिटी ना हो तो वो ऑप्शन है कि हम जूट की और ग्रीन जो नेट है वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो एक अपना छायादार भी रहता है, हाँ जी, वेंटिलेशन भी प्रॉपर बना रहता हाँ है। जी। ये वाला अपना आपने बताया था जो केंचुआ, ये कौन सा केंचुआ बताया था? ये आइसिनिया फिटिडा के नाम से है जी। जो ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन क्या बोलते हैं इसको? ये ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है। जो इसका वयस्क है पूरा बड़ा हो चुका है, उसकी जो लेंथ है वो आप देखिए उंगली के बराबर है। जी बिल्कुल है जी। 4 से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक भी चले जाते हैं। और इनकी खासियत है कि इनको मेल फीमेल का भी कोई वो नहीं रहता। ये खुद से अंडे देते हैं और ये आप इनके अंडे देख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये जो येलो कलर के ये अंडे हैं? हाँ बिल्कुल, जो छोटे छोटे हैं। अच्छा। और एक केंचुआ अपनी उम्र में 50 से 60 दूसरे केंचुए छोड़ देता है, अंडे छोड़ देता है। जी भरत जी, ये एक पन्नी देख रहा हूँ मैं, ईंटें देख रहा हूँ, जो आपने ये बेड लगाए हैं, वैसे तो अलग अलग साइजेज है आपके पास, लंबाई में है जगह यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया था कि भाई 3x30 का अपना एक बेड लगता है, तो इसके बारे में बताइए, पन्नी कितने जीपीएस की अपनी होती है, वो क्या कुछ है ये? माइक्रोन होता है ये जी। और इसमें सिस्टम ये है कि आपने जो 30 बाय 3 का साइज पूछा है वो एक कॉस्ट निकालने का एक फार्मूला है कि हमने एक किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है, 1 एकड़ की, एक मरला की, एक कनाल की, तो हमें एक स्टैंडर्ड साइज लेके चलना पड़ेगा। अच्छा कि उसमें अगर इतनी कॉस्ट आ रही है तो पूरे एकड़ में कितनी आएगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 ही रहती है, लंबाई इसकी हम जितनी मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, वो मतलब आप वो हम सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। 50 फीट 60 फीट या 40 70 फीट, हाँ 60-70 100 फीट तक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो आपकी सुविधा के हिसाब से है कि आपका पानी में छिड़काव जो करते हैं, पानी का छिड़काव होता है अगर लगातार। मैं बात करूं दोस्तों सिंपल भाषा में समझाऊं, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है जितने लंबाई आप रखोगे। अगर आप इसको एज ए बिजनेस भी लेना चाहते हो तो आपको जो बेड की लंबाई वो कम करनी पड़ेगी, राइट भरत जी? बिल्कुल, अगर आप जगह की अवेलेबिलिटी भी है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जगह लंबी है तो वहां पे ये चीजें चलती हैं। और पानी की जो सप्लाई है वो भी डिपेंड करती है। अगर आपकी लंबाई में कोई सुविधा ऐसी है कि लंबाई में वो आप अच्छे से दे पा रहे हैं तो लंबाई में कीजिए। अगर आपको लगता है कि फुहारे हैं, मेरे को कम से कम दूरी की पाइप चाहिए मेरे बोर से, जो भी आपका ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है, पानी का जो भी आप सोर्सेज देखते हैं, तो उसके हिसाब से ये लगता है कि आपने जो पाइप डाली है वो कम से कम कॉस्ट करे और आप उसको अच्छे से कवर कर पाए कम से कम कॉस्ट में। सब चीजों को ध्यान में रख के ये सारी चीजें होती हैं कि उसकी लंबाई कितनी रखनी है। और ईंटों का बताइए मुझे, ईंटों के कारण भी, ये ईंट क्यों लगा रखी है आपने? ये हमने यहाँ पे जो लगाया हुआ है सेटअप, वो एक तरह से डबल बेड है। अच्छा। ये एक बेड है जा रहा है और ये दूसरा बेड है। तो हमने इसको जो कॉमन है बीच में, ये पानी के निकासी के लिए रखा है। और ईंटों का जो यूज है वो इसलिए होता है कि जो केंचुआ है ये ज्यादा फुर्तीला नहीं होता। जो मिट्टी के केंचुए होते हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर पाता है इसमें से निकल के। एक तो वैसे भी रोशनी पसंद नहीं करता, लेकिन रात को अगर जैसे निकलते हैं तो कहीं बाहर निकलें, जैसे इसका खाना खत्म हो गया अंदर तो ये कहीं ना कहीं ढूंढने बाहर भी निकलें। जी मतलब या बारिश हो रही है, रोकने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये रोकने के लिए। और पानी का जो छिड़काव है ये देखिए बिना मसाले के या किसी मिट्टी या उसके बिना लगी हुई है। ये पक्की ईंटें नहीं लगी हुई हैं, ये खाली इसके नीचे आप देखिए केंचुए है ना। जी। तो ये इसीलिए कि अब इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हाँ, सिर्फ ईंटों के नीचे ही है ये। ईंटों के नीचे रहेंगे। तो इनको हमने क्या करना है कि कम से कम इसका जो गैप है वो रखेंगे, इनमें से पानी निकलता रहेगा और केंचुए बाहर नहीं निकलते। जो पन्नी है ये है कि ये जैसे केंचुए हैं ये नीचे भी चले जाते हैं। जी जी। तो पन्नी की उससे ये थोड़ी ये ऊपर रुके रहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन भी एक तरह से किसान की, तो वो भी बची रहती है। भरत जी, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे आपने ईंट के बारे में बताया, पन्नी के बारे में बताया, एक गोबर के बारे में बताया, ठीक है। एक जैसे हम गोबर लेके आते हैं, उसको डायरेक्ट ऐसे डाल देते हो गोबर इस पे, कैसे वो करते हो, उसकी कॉस्ट और ये सारी चीजें बताइए। इसका एक प्रोसेस है सर जी। ये शुरू में गोबर की भी थोड़ी क्वालिटी देखी जाती है कि उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ओके। क्योंकि मिट्टी ये पसंद नहीं करते। अगर इसमें आप मिट्टी का एक ढेला छोड़ दोगे और 3 महीने बाद में देखोगे तो मिट्टी वैसे ही मिलेगी आपको, ये गोबर ही खाएंगे। अच्छा। तो इसमें क्या रहता है कि जो लेके आते हैं, जो भी गोबर लेके आते हैं उसको पहले ठंडा किया जाता है। अच्छा, उस पे पानी का छिड़काव करके। उसमें मीथेन गैस रहती है, हीट रहती है, तो हीट में ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लगातार हीट में उसको खाना नहीं खाएंगे ये, अगर गर्म है तो ये खाएंगे नहीं तो भूख से
मर जाएंगे। जाएंगे। तो उसको पहले क्या किया जाता है कि पहले अलग से ठंडा किया जाता है। हम्म, जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है तब हम्म, उसको बेड पे डाला जाता है, हम्म, जो ईंटों का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर डाला जाता है और फिर से ठंडा किया जाता है। जब लगता है कि थोड़े से केंचुए छोड़ के देखते हैं कि वो सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से अंदर चले जा रहे हैं और फैल भी रहे हैं, तब बाकी के केंचुए इसमें जो ये छोड़ दिए जाते गोबर को ठंडा करने का प्रोसेस कितने दिन का होता है? हैं। ये जी 5-7 दिन से लेके 10 दिन तक भी रहता है। अच्छा, हाँ, वो मौसम पे और आपके उस मॉइस्चराइजर पे पे सब डिपेंड चीज़ों करता पे है। डिपेंड करता है कि जी। गोबर में हीट कितनी है, वो कहाँ से उठा के लाए हैं। कई बार बिखरा हुआ होता है पहले से ही, तो वो थोड़ा आसानी से हो जाता है। कई बार ऐसा इतनी ज़्यादा हीट में होता है कि उसको थोड़ी देर ज़्यादा भी लगती है। जी, तो जी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिस्टम रहता है। जी। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जैसे कि हम कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, आपने साइज बताया था मुझे, जी मिनिमम 3x30 का जो एक जी जी साइज बताया बिल्कुल। था, उसकी कॉस्टिंग के बारे में जाने तो कितनी ओवरऑल कॉस्ट आती है, थोड़ा सा बताइए। जी, इसमें जो एक बेड है हम्म, उसमें लगभग 90 से लेके 100 ईंटों का स्ट्रक्चर लगता है। जी। तो ईंट की कॉस्ट हमें पता ही है कि आज का जो भी रेट है हम्म, उसके हिसाब से 500 के लगभग की ईंट लग जाती है उसमें। जी, कहीं रेट ज़्यादा है कहीं कम है, जी। तो 500 के लगभग उसमें जो ईंट का कॉस्टिंग आता है। हम्म, और इतना ही लगभग जो ये 135 के लगभग माइक्रोन का पॉलीथीन जो जो पॉलिथीन नीचे आपने लगाते हैं। बिछाया नीचे वो। हाँ, और अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो लगभग इतना ही कॉस्ट इसका रहेगा। जी। 1000 से लेके 1200 रुपए जो कॉस्ट है, क्योंकि इसमें हम जो गोबर है वो मंगवाते भी हैं, कहीं दूर से भी मिलता है, कभी पास से भी। तो जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग 80 पैसे से लेके 1 रुपए तक कॉस्ट करता है गोबर की गोबर पहुंच। की। जी। क्योंकि एक दिन मंगवाना है तो और बात है, अगर रेगुलर हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हमें हम्म, रेगुलर अच्छी पे करेंगे तभी वो हमें अवेलेबिलिटी जी, मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो गोबर है वो 1000 से 1200 रुपए की कॉस्ट रहती है। जी, फिर उसमें रहता है कि जो ईंट का स्ट्रक्चर और उसमें गोबर वगैरह डाल दिया, तो जो ईंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लेबर है। जी, वो एक स्ट्रक्चर तैयार करने का, क्योंकि ये बेड मिट्टी का बनता है जी, जी। और ये लेबर का काम है, तो हम्म, इस पे 500 से 700 रुपए की लेबर लेबर भी कॉस्ट। कॉस्ट होती है। जी, जी। ये इसकी कॉस्ट है। इसमें आप मोटा मोटा मान के चलें तो ये 25% जो है लेबर, ईंट और और गोबर। पॉलीथीन जी। और गोबर, हम्म, इन सब का मिला के 25% कॉस्ट है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम्म, है केंचुआ, क्योंकि उसी ने काम करना है, जी, बिल्कुल। उसी की कमाई हम खाएंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो उसकी कॉस्ट है वो 75% रहती है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का केंचुआ अगर है तो वो 75% कॉस्ट करेगा। यानी कि अप्रोक्स आपके हिसाब से कितने थाउजेंड एक 3x30 पे कॉस्ट आ जाएगी? अगर तो हम उसको बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं कि हमने 5, 7, 10, 15 या 20 बेड लगाने, 25 बेड लगाने हैं, हम्म, किसान अगर इंडिविजुअल लगा रहा है हम्म, तो उसकी कॉस्ट आप मान के चलें, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस लेबर भी नहीं है, हम्म, उनके पास स्किल भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। तो जो शुरू शुरू में जो कॉस्ट बैठती है इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टअप में, वो किसान कई बार केंचू भी मार लेता है अपनी गलती से। जी, तो बिल्कुल। अगर सब चीजें लगाएं तो वो जो गवर्नमेंट का भी एक है, आपको हम्म, बताऊं कि गवर्नमेंट के जो सब्सिडी और इन देने का सिस्टम है, उसमें जो बिलिंग होती है उसमें हम्म, ये 16,000 रुपए का एक बेड मानते हैं, लेकिन हम्म। उसमें पक्का स्ट्रक्चर रहता है। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इसकी देख रेख है वो किस प्रकार करते हो, जो इसका रख रखाव है, लाइक पानी देना, इसका जी जो फूड है वो आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद का पार्ट है कि सबसे मेन पॉइंट है कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि अनिल जी कई किसानों के मर भी जाते हैं, कईयों ने शुरुआत भी करते हैं। जी, ठीक है जी, उसके बारे में जानकारी दीजिए थोड़ी। इसमें ये देखिए, एक तो काम है ये समझिए कि ज्यादा देख रेख का भी नहीं है हम्म, और बारीकी का काम भी है। ये बिल्कुल। मिक्स है, ऐसा नहीं है कि बोझ लेने वाला काम नहीं है हम्म, कि आपको इसके ऊपर ही रहना पड़ेगा, लेकिन बारीकियां हमें सीखनी पड़ेंगी। जी। आपको अगर बारीकियां हैं तो इस पे टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आप हम्म, घंटा 2 घंटा सुबह शाम हम्म, इनको देंगे तो आप इसको अच्छे से संभाल पाएंगे। हम्म, लेकिन ये रहता है कि आप अच्छे से ट्रेंड हैं, हम्म, आपको इनकी बारीकियां पता है, तो ही हम्म, आप ये अच्छे से कर पाएंगे। जी, इसमें पानी का छिड़काव सबसे महत्वपूर्ण है। जी। इनका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा और हम्म, इनका टाइम से जो गोबर है वो वो चेंज हमें करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ पानी की, गर्मी और सर्दी में कैसे आप डिफरेंस चेक करते हो कि भाई गर्मियों में कितना पानी देना है, सर्दियों में कितने देना है, वो कैसे वो कर। वो अनुभव भी है। हम्म, इसमें हम गोबर का जो टेम्परेचर है वो हम्म, बिल्कुल
लो रहता है कि इसमें हम्म, ठंडा ही होना चाहिए, जब भी जी हम हाथ लगाएं तो उसमें हीट जी नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। और उसके लिए हम पानी का छिड़काव लगातार करते हैं। हम्म तो जैसे सर्दी का मौसम है हम्म तो उसमें ये 2 से 3 दिन हम्म, का छिड़काव रहता है कि अच्छा। आप 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के भी, या एक टाइम भी कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। यानी जैसे कि इस बार सर्दियों में गर्मियां आपका बढ़ रही कहने है, का मतलब ये है कि भाई 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के सर्दियों में पानी दे पानी सकते हैं। देना चाहिए। जैसे इस बार थोड़ी सर्दियां लेट आ रही हैं तो हम्म, सर्दियों का मौसम जरूर है, लेकिन गर्मी है तो इस बार सुबह ही रोज पानी देना पड़ता है इनको सुबह। ओके। तो पूरे दिन टेम्परेचर रहता है सही, और रात को वैसे ठंड होती है तो ठीक रहता है। गर्मियों में और जो मॉइस्चराइजर का टाइम है, उस टाइम इसे अच्छे से पानी की और देख रेख की अच्छे से जरूरत होती है। उस टाइम हमें इसका पूरा ध्यान रखना होता है। गर्मियों में खास करके 2 से 3 बार भी पानी देना पड़ सकता है, ओके, क्योंकि जो लू अपना चलती है और सूख जाता है। मई जून जुलाई का जो बिल्कुल, टाइम होता है। उस टाइम तो हमें इसे बचाना है। हम्म, पूरे साल हमारे लिए काम कर रहा है, जी जी। और वो 2 महीने हमें इसके लिए काम करना है। ओके। तब हमें इसको बचाना है, इस पे हम्म ध्यान देना है, हम्म, और ये फिर पूरे साल हमें कमाई देगा। जी। जैसे आपने सारा प्रोसेस बताया, अब जो मेन मुद्दा है जहाँ से पैसा आएगा, जी खाद का, वर्मी कंपोस्ट का, जी। वो कितने दिन में केंचुआ तैयार कर देते हैं? इसको ही अलग अलग मौसम में है, जैसे जितनी गर्मी बढ़ेगी तो इसका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हम्म तो हमारी देख रेख पे भी है, हम हम्म अच्छे से पानी डाल रहे हैं, इसको अच्छा मेंटेन रख रहे हैं टेम्परेचर, तो हम्म, ये अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। और ये 2.5 से 3 महीने में हमें ये पूरा जो बेड का है कंप्लीट वर्मी कंपोस्ट तैयार करके हमारे हाथ में दे देता ओके, यानी कि हर 3 महीने का रिसाइकल, 2.5 से 3 महीने का रिसाइकल है। होता है रिसाइकिल इसको होता है। इसमें, और उसके बाद आप इसको खाद के पूरे रूप में। साल में ये 4 से 6 बार हमें खाद दे देता ओके। तो भरत जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे आपने प्रोसेस बताया, केंचुआ के बारे में बताया, कैसे रख रखाव किया जाता है, लेकिन कई किसानों की मैं वीडियो भी देखता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कईयों की कॉल भी आती है कि अनिल जी, हमारे केंचुए मर गए, हमारा हमने बिजनेस शुरू किया था, हमारा जो प्लांट है वो ख़त्म हो गया। इसका है। जी, कारण मैं जान सकता हूँ, क्या है कारण? इसका कारण ये रहता है कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जी, अ, आपकी तरह, आप जैसे आप चैनल चला रहे हैं, बहुत लोग चला रहे होंगे, बिल्कुल। तो सबके तो कामयाब नहीं होते, जी। और कुछ बहुत पैसा कमा रहे हैं। हुँ। तो ये सब चीजें वो बारीकियां नहीं देखते, जी, जी, बिल्कुल। उसको सीखने की कोशिश नहीं करते। हुँ। अधूरी जानकारी और टूल अधूरे रहते हैं। हुँ। तो अगर आपके पास स्किल अच्छा नहीं है, जानकारी नहीं आ पाएगी, तो स्किल अच्छा नहीं होगा, तो स्किल नहीं होगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। जी, तो जी। इसको सीखने की जरूरत है पहले। जल्दबाजी में हम पैसा देख के काम करते हैं तो उसमें ये चीजें नहीं हो पाती, और वो किसान फेल हो जाता है। और ज्यादातर जो चलन है, हम पूछने किससे जाते हैं? जो फेल हुए होते हैं, कि तू कैसे राइट, फेल हुआ। राइट, जो राइट। पास हो गया, जो काम कर रहा है, उसके पास कोई सक्सेसफुल पर्सन के पास तो जाते ही नहीं है, नहीं जाते। अनसक्सेसफुल पर्सन के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, हाँ फेल होने के कारण पूछते हैं, हाँ, और कामयाब होने के सक्सेस, कारण नहीं हाँ, पूछते। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी आपने वीडियो के बीच में एक जानकारी दी थी कंपनी के बारे में, ब्लैक जी गोल्ड जी फार्म के नाम से जी आप बता रहे हो कि आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी कैसे एक किसान को, एक बिज़नेसमैन को हेल्प कर सकती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए? जी। जो हमारा ग्रुप है, ब्लैक गोल्ड फार्म के नाम से हमने कंपनी रजिस्टर की है, जी, क्योंकि इन चीज़ों की लीगल अथॉरिटीज़ भी चाहिए। अगर जी, हमने किसी बिल्कुल। से कुछ लेना है, बेचना है, हुँ। एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, जो भी हमें चीज़ें चाहिए, तो हुँ, बिलिंग चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरत है। जी, तो उसके लिए जो कंपनी रजिस्टर है ब्लैक गोल्ड फार्म के नाम से, जी, हमारा हेड ऑफिस जो है वो डेरा बसी पंजाब के अंदर। मोहाली पंजाब में है। जी, जी, और बरवाला रोड, अम्बाला रोड जो है जी, जीरकपुर से, जी, जी। उससे अगर हम बरवाला रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे ये आपका हेड ऑफिस हेड है? ऑफिस है। जी। और हमारे सब ऑफिसेज बने हुए हैं, जैसे सिरसा है, यहाँ पंजाब में मानसा जिला में है, हुँ, हुँ। हिसार में है, जैसे अलग अलग हमारे ऑफिसेज हैं। हुँ, हुँ। और वहाँ पे हमारी टीम के जो भी एक्सपर्ट हैं वो बैठते हैं। हुँ। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको ज़ीरो से आखिर तक एक-एक जानकारी आपके बिहाफ़ पे भरत जी ने आपको एक-एक जानकारी दी। इसमें कॉस्ट से लेके इसका कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे रख-रखाव किया जाता है, ये आप इनके साथ जुड़ के कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई है। देखो, बातचीत केंचुए पे जितना मर्ज़ी कर ले उतनी कम है। ठीक है जी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन हो या ना हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो भरत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने कम जी टाइम में अच्छे से जानकारी दी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी का भी।
सुनने के लिए भी, जी। पूछने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू।